बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 36 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 36 सफ़ा नंबर 340 से। नहीं, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मेरी 3 शर्तें हैं। उनमें से कोई एक पूरी कर दो तो मैं शहर के करीब पहुंचा दूंगा। जो तुम में से पहले शर्त पहले पूरी करेगा उसे पहले। क्या हैं वो शर्तें? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। तो मेहर खुदाबख्श ने मेरी जानिब गौर से देखा और फिर बोला, मेरे साथ पंजा आजमाई करना होगी। मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। दूसरी शर्त? जसपाल ने तेजी से पूछा। वो दूसरी शर्त ये है कि इस लड़की तानी के साथ जो फाइट करके इसे जख्मी कर देगा उसकी बात मानी जाएगी। उसने यूं कहा जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहा हो। और तीसरी शर्त? मैंने पूछा। इतने में 1 साल का बछड़ा एक तरफ से भागता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मेहर खुदाबख्श की निगाह उस पर पड़ी तो वो बोला, वो बछड़ा देखा है? मुझे बड़ा प्यारा है। जो इसे गिराकर उसकी गर्दन पर छुरी फेर देगा मैं उसकी बात मान लूंगा। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन ये याद रखना, इन तीनों में से कोई एक शर्त मान लेने के बाद अगर हार गए तो फिर मेरी बात मानना होगी। मैं फिर जब तक चाहूं तुम लोगों को यहां रखूं। जाना है तो अभी चले जाओ, वरना मैं फिर भागने नहीं दूंगा। न जाने क्यों मुझे मेहर खुदाबख्श की बातें ऊपरी लग रही थी, मगर इन बातों में दम था। ऐसा चैलेंज जिसमें हमें इस तरह ललकारा गया था कि वो हमें बेबस साबित करना चाह रहा था। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर इंतजार करने लगा कि जसपाल क्या कहता है। वो भी खामोश था जिस तरह वो तानी अब तक खामोश थी। उसने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला था, मगर उसके हुस्न के जलवे माहौल को खुशगवार बनाए हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो जसपाल ने आंखों ही आंखों में मुझे जवाब देने को कहा। तब मैंने बहुत नर्म लहजे में कहा, जहां तक आपकी पहली शर्त है, आप हमारे लिए एक बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं। हमारा बनता ही नहीं कि आपके मुकाबले पर उतरें। हमारे बड़ों ने हमें हमेशा बुजुर्गों की इज्जत देने का सबक दिया है, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल है जसपाल भी नहीं। मेरे यूं कहने पर जसपाल ने नफी में गर्दन हिला दी। तो फिर? मेहर बख्श ने हंकारे के अंदाज में पूछा। तानी एक लड़की है, हम नहीं जानते कि वो क्या बला है, या महज एक कमजोर लड़की। हम औरत पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए तानी के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, मैंने साफ लफ्जों में कहा। तो मेहर खुदाबख्श ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो फिर बछड़े को गिराकर उसकी गर्दन पर छुरी फेर दो। जाओ, मैं तुम दोनों को ये मोहलत भी दे देता हूं कि जितने दिन चाहे ले लो और जितनी बार मर्जी कोशिश कर लो। जिस दिन बछड़े की गर्दन पर छुरी फेर लो उस दिन जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। जाओ, करो कोशिश। उसने कहा तो तानी ने एक छुरी निकालकर मेरी जानब बढ़ा दी। उस छुरी का फल बड़ा और चमकदार था। इन दोनों में इतना एतमाद देखकर मैं वाकई हैरत ज़दा रह गया। उसने आगे बढ़कर तानी के हाथ से छुरी लेना चाही तो उसने मेरे पकड़ने से पहले ही छुरी छोड़ दी। मैंने लाशौरी तौर पर चश्मे ज़दन में छुरी को जमीन पर गिरने से पहले ही काबू कर लिया। जैसे ही वो छुरी मेरे हाथ में आई, उसी लम्हे में समझ गया कि दरअसल वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। मैं तानी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो उसकी भी आंखें मुहीन सा हंसती। बछड़ा मुझसे काफी दूर खड़ा था। उसकी गर्दन में रस्सा नहीं था, वो खुला ही छोड़ा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा तो वो हासा पला हुआ था। मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं उसे काबू कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन ये हौसला जरूर था कि बचपन से लेकर अब तक मवेशियों और ढोर डंगरों के साथ बहुत वक्त गुजारा था। तरह तरह के जानवर हाथ से निकले थे। मैं तेज से कदमों के साथ इस बछड़े के करीब जा पहुंचा। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मैं उसके लिए आया हूं, तो मेरी तरफ देखने लगा जैसे अलर्ट हो गया हो। मैं और वो आमने सामने हो गए।
उसके थोड़े थोड़े सींग निकल आए थे। वो अगर मेरे सींग मार देता तो मेरे बदन में 2 सुराख हो जाते। मेरे एक हाथ में छुरी थी जो उसे गिराने में मुश्किल पैदा कर रही थी। मैंने छुरी को दांतों में पकड़ा और एकदम से बछड़े पर छलांग लगा दी। मेरा इरादा था कि मैं बछड़े पर सवार होकर उसकी एक टांग ऊपर उठाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल महज ख्याल ही रहा। उसने अपने मुंह के थपेड़े से मुझे हवा में उछाल दिया। मैं कम से कम 10 फुट तक उछला होऊंगा। इस दौरान छुरी मेरे दांतों से निकल गई और मैं धप से जमीन पर आ गिरा। मुझे यूं लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों। मेरा सर एकदम से चकरा गया और मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपनी बेइज्जती का इतना ज्यादा दुख नहीं था जितना हार जाने के बाद वहां से निकल ना सकने का दुख था। मैं जमीन पर पड़ा रहा। तभी तानी मेरे करीब आई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ में अपना हाथ दिया तो उसने सहारा देकर मुझे उठा लिया। मैं चंद कदम उसके सहारे चला, फिर खुद ही कदम भरता हुआ चारपाई पर आ गिरा। जाओ जसपाल, मेहर खुदा बख्श ने कहा। मेरा हड्डियां तोड़वाने का भी मूड नहीं है, उसने साफ अंदाज में कह दिया। जमाल तो गया। और मेहर खुदा बख्श ने संजीदगी से कहा, मैं जानवरों के साथ क्यों टकराऊं? जसपाल ने कांधे उचकाए। इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सांप के जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन इंसानी जहर से बचना बहुत मुश्किल है। ये इतना सरीउल असर होता है कि कई नस्लों तक जहर का असर नहीं जाता। फिर जाओ, जाकर इन्हीं दरख्तों के पास जाकर आराम करो, कल बात होगी तुम लोगों से। ये कहकर वो एकदम से उठा और वापस गोपे की जाने बढ़ गया। मैं हसरत से इन दोनों को जाते तक देखता रहा। नया पैराग्राफ। मेरी सारी रात अजियत में गुजरी थी। बछड़े की टक्कर से, जमीन पर गिरने की वजह से दाईं पसली और रान तक यूं तकलीफ हो रही थी जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। रात गेता जसपाल मेरे साथ लफ्जों की हद तक हमदर्दी करता रहा। वो बेचारा और कर भी क्या सकता था? कोई दवा नहीं थी जिससे किसी हद तक सुकून मिल जाता। मैंने उसे सो जाने के लिए कह दिया और खुद सारी रात आंखों में काट दी। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मुझ पर गनूदगी तारी थी। हम सारी रात दरख्तों के झुंड के पास मैदान में चारपाई पर पड़े रहे थे। मुझे नहीं याद कि कोई जीरो हमारे इर्द गिर्द भी फटका होगा। हम दोनों ही थे। अगर चाहते तो वहां से किसी समत भी निकल सकते थे, मगर जिस एतमाद से मेहर बख्श ने कहा था कि अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, तो इसमें कोई राज होगा। रात भर मैं इसके सेटअप पर गौर करता रहा था। सब कुछ आम सा था, लेकिन तानी का वजूद सारे माहौल का मुनफरिद बना रहा था। उसका कातिल अंदाज और अहमियत से इसका वजूद मावराई सा लग रहा था। या तो वो इस माहौल में मिसफिट थी या फिर वो बहुत कुछ थी। उसका हुस्न, उस पर सादगी और फिर उससे फाइट करने वाली बात, ये सब समझ में नहीं आ रहा था। लोग भी इतने दिखाई नहीं दे रहे थे। कल ही चंद लोग देखे थे, फिर वो भी दिखाई नहीं दिए। ये कैसी पुरस्रारियत थी? क्या मुझे इसे समझना चाहिए या फिर यहां से निकलने की कोशिश करना चाहिए? असल में मेरी मजबूरी यही थी कि ना तो मुझे ये मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और ना ये पता था कि जाना किस तरफ है। सहरा की भूल भुलैयों में भटकने की बजाय यहीं पड़ा रहना बेहतर था। मुझे किसी न किसी तरह मेहर खुदाबख्श की खुशनुदी हासिल करना थी। मैंने इन शराइत पर भी बहुत सोचा था। अगर वो हम पर मेहरबान होता तो ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमें वो किसी ठिकाने पर पहुंचा देता। क्या वो हमें यहाँ पर रोकना चाहता है? और अगर रोकना ही चाहता है तो क्यों? एक तो उलझन और दूसरा तकलीफ के बायस। मैं कुछ न समझ सका। अपनी गनूदगी से मैं उस वक्त निकला जब एक नौजवान हमारे लिए खाना लेकर आया। जसपाल ने चारपाई पर ही मेरा हाथ मुंह धुलवाया और फिर मेरे सामने बैठकर खाना खाने लगा। वो नौजवान खामोशी से बैठा रहा। जब बर्तन खाली हो गए तो उन्हें उठाकर ले गया। जमाल यार, कहाँ आप फंसे हैं? जसपाल ने दूसरी चारपाई पर लेटते हुए कहा। यहाँ कम से कम ये डर तो नहीं है कि कोई आकर हमें गिरफ्तार कर लेगा। पड़े हैं जब तक मेहर खुदा बख्श चाहता है, मैंने जवाब दिया। कब तक?
उसने उकताए हुए लहजे में कहा। मैं हंसते हुए बोला, अब मुलाकात हुई तो उससे पूछ लेना, या फिर बाकी शर्तों में से एक चुन लो। ये बंदा अजीब सा लगा है मुझे, कनूती सा, पागल सा। उसे अपने तौर पर तबसरा किया, मगर मेरा ये ख्याल नहीं है। मैंने अपने तौर पर राय दी। क्यों? उसने पूछा तो मैं आम से लहजे में बोला, बस मेरा ख्याल है। लफ्ज अभी मेरे मुंह में ही थे कि 2-3 आदमी हमें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे। उनके साथ तानी भी थी। इस बार वो कासनी रंग के शलवार कमीज में थी, जिस पर स्याह फूल बने हुए थे। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो दर्द ने पूरा वजूद हिलाकर रख दिया। शायद मेरे चेहरे के जाविये बिगड़े हुए होंगे कि तानी ने इंतहाई तंजी अंदाज में कहा, मर्द बनो मर्द। एक बछड़े की टक्कर से तुम चारपाई पर लग गए हो। काश मैं लोहे का बना होता, मैंने कहा और सीधा होकर बैठ गया। तभी एक उधेड़ उम्र मर्द ने दर्द के बारे में पूछकर मेरे जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दर्द वाली जगहों पर अच्छी तरह टटोल लेने के बाद वो सीधा होकर बोला, कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन पट्टों को अच्छा खासा दबाव है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर मेरी दी हुई दवाई पी लोगे तो आज शाम तक ही भले चंगे हो जाओगे। अगर पी लोगे क्या मतलब, इसे दें ये पिए। तानी ने पहली बार लबकुशाई की थी। अगरचे बात थोड़ी सख्त थी, लेकिन लहजा बड़ा नरम था। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म के जज्बात का इजहार नहीं था। वो अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी जानिब देख रही थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। उस तबीब ने अपनी पोटली में से कई सारी शीशियां निकाली, उसमें से एक मुंतहिब की और इसमें से जरा सा सफूफ निकालकर मेरी हथेली पर रख दिया। इसके साथ ही पानी का प्याला मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने भी फांक कर पानी पी लिया। अब आराम करो, मैं शाम के वक्त तुम्हें फिर देखने आऊंगा, तबीब ने कहा और वापस चला गया। उसके साथ बाकी बंदे भी चले गए। तानी कुछ देर हमें खड़ी घूरती रही और फिर पलट कर चल दी। एक लम्हे के लिए तो यूं लगा जैसे खुले सहरा में कोई हिरनी कलांचे भरती हुई फिर रही है। यार, और कुछ हो न हो, ये हमें मार देगी। जसपाल ने यूं कहा जैसे वो इस पर 100 जान से फरिश्ता हो गया हो। उसे छेड़ना भी मत, मैं खुदा बश की मुंह चढ़ी लगती है, मैंने चारपाई पर लेटते हुए कहा। उसके साथ ही मेरे मुंह से कराह निकल गई। जमाल, ये सब इनका मुझे डरावा लगता है, कुछ भी नहीं है। तू शाम तक अगर ठीक हो जाता है तो फिर निकलते हैं यहां से, जसपाल ने उकताहट भरे अंदाज में कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता हम इनकी मर्जी के बगैर यहां से निकल पाएंगे, मैंने उसे समझाया। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी और इसी वक्त निकलता हूं, पता चल जाएगा, उसे बड़े दावे से कहा। ठीक है जाओ, लेकिन फिर बाद में इनकी किसी हमदर्दी की तवक्का न रखना। मैं जानता हूं इन सहराई लोगों को जी भर के मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन अगर दुश्मनी पर उतर आए फिर, मैंने कहना चाहा, मगर जसपाल ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम बताओ फिर क्या करें। 1-2 दिन आराम करो, मेहर खुदा बख्श का रवैया देखो, वो हमें हमारी मर्जी के बगैर तो यहां नहीं रख सकता ना। मेरे ख्याल में वो हमारे बारे में तस्दीक करना चाह रहा होगा कि हम कैसे बंदे हैं। वो जो पिस्टल हम दोनों से निकले हैं उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं ये भी बता दूं, मासूम हम भी नहीं। ऐसा तो है यार, मगर यहां से निकल जाएंगे यार, बस सब्र करो। मैंने कहा ही था कि दूर गोपी की तरफ से मेहर खुदाबश के साथ तानी आते दिखाई देने लगे। उनके पीछे एक नौजवान भी था जिसके हाथों में फ्लास्क टाइप चीजें पकड़ी हुई थी। वो लम्हा बलम्हा हमारे करीब आते चले गए और फिर हमारे पास आ गए। मैं उठकर बैठना चाह रहा था कि उसने कहा, लेटे रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कहते हुए वो सामने वाली चारपाई पर बैठ गया, लेकिन मैं फिर भी उठकर बैठ गया। इतनी देर में दरख्तों में से 2 नौजवान निकले। उनके हाथों में सरहाने और गांव तकिए पकड़े हुए थे। इसके अलावा दीगर कपड़े वो उन्होंने आनन फानन बिछा दिए। मुझे लगा मेहर खुदाबश वहां पर डेरा डालना चाह रहा था, या कम से कम वो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता था। एक तरफ तानी आन बैठी।
तभी मेयर खुदाबख्श ने कहा, कौन लोग हो तुम? मगर याद रखना, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं, मैं बताता हूं। मैंने कहा। फिर मेयर खुदाबख्श की तरफ देखकर बोला, क्या आप मेरी तवील बात सुन लेंगे? तुम जो कहना चाहते हो और जब तक कहना चाहते हो कहो, मैं सुनूंगा। उसने कहा तो मैंने अपनी तरफ से एहतसार के साथ अपने बारे में बताना शुरू किया। यहां तक कि दोपहर हो गई। वहीं खाना चुन दिया गया। उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया। खूब सेर हो चुके तो मेहर खुदाबख्श ने कहा, जमाल ने तो अपनी कहानी सुना दी, जसपाल अब तुम कहो। जसपाल ने अपने बारे में तफसील से बता दिया। बहारत आने से लेकर यहां सहरा में पहुंचने तक सारी रुदात बयान कर दी, यहां तक कि सुपहर हो गई। सारी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये अच्छी बात है कि तुम दोनों ने सच बोला। मुझे तुम दोनों के बारे में रात ही मालूम हो गया था। जमाल, तेरे बारे में सिर्फ आईजी ऑफिस में एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी। उसने रात मुझे बताया कि तुम कैदियों वाली गाड़ी से फरार हुए हो। तुम्हारा जिगरी दोस्त छाका बच गया है, वो जिंदा है मगर पुलिस की हिरासत में है, जानी शोकर मारा गया है। इसके अलावा 2 और बंदे, शाहजेब के ज्यादा बंदे मरे हैं। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर मैं जानता हूं कि तुम फंकार हो। चाहो तो एक नई जिंदगी की इब्तिदा कर सकते हो। पुलिस तुम्हें भूल जाएगी और छाका आज शाम से पहले पुलिस हिरासत से बाहर होगा। उसने बड़ी संजीदगी और यकीन से कहा। मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कुछ कहना चाहा था कि उसने मुझे इशारे से रोक दिया। फिर जसपाल की तरफ देखकर कहने लगा, और तुम्हारी सबसे बड़ी हामी वही है जो तुमने मुझे नहीं बताई। कौन सी? वो चौंका। जसमिंदर सिंह, जिसका सहारा तुमने लिया। अरे ऐसे काम करने होते हैं तो सिर्फ अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया जाता है। शतरंज के मोहरे तो किसी दूसरे के मोहताज होते हैं। आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसे ही नहीं, जिस रक्त के लिए वो काम कर रहा है, मैं उसके चलाने वाले को भी जानता हूं। तुमने महज बच्चों वाला खेल खेला है। अब सुनो, बेचारा अनुजीत पुलिस हिरासत में है और उस पर दबाव है कि तुम्हें पेश किया जाए, मगर तुम तो यहां हो। बचपन सिंह ने बहुत बड़ी गलती की है कि तुम्हें सरहद पार भेज दिया। ये भी एक तरह से अच्छा हुआ, वहां तुम्हारी बुनियाद ही नहीं थी। ओ बेचारा अनुजीत, जसपाल ने रूहानसा होते हुए कहा। फिक्र नहीं करो, वो भी आज शाम से पहले पुलिस हिरासत से बाहर आ जाएगा। एफआईआर भी लिखवा दी है कि रविंदर सिंह ने तुम्हें अगवा कर लिया है, उससे बाजियाब करवाया जाए। न्यूज चैनल पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब गलत है और ड्रामा है। मेहर ने सुकून से कहा तो जसपाल ने इंतहाई हैरत से उसे देखा। आप सब कुछ जानते हैं? हाँ, एक बात और, केशव मेहरा ने तुम्हारे तरफ से मुकदमा दायर कर दिया है, वही जायदाद वाला। उसकी भी फिक्र ना करो। ये कहते हुए मेहर खुदाबख्श के चेहरे पर इंतहाई दर्जे की संजीदगी थी। इस पर जसपाल यूं हो गया जैसे वो भी पागल हो जाएगा। उसने बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, आप कौन हैं? जसपाल के पूछने पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। इस पर तानी भी हंस दी। यूं लगा जैसे सहरा में नकरई घंटियां बज गई हों, लेकिन इसके साथ ही मेरे बदन में सनसनी फैल गई। जो कुछ दिखाई दे रहा था वैसा नहीं था। नया पैराग्राफ। मैं हैरत से मेहर खुदाबख्श के चेहरे पर देख रहा था, जहां पर रोब और दबदबे के साथ सकून फैला हुआ था। उसने हमारी रुदात बड़े तहम्मुल से सुनी थी और फिर चंद लफ्जों में ही अपनी उन रसाइयों के बारे में आगाह कर दिया था जिसे मुझे घुमा कर रख दिया था। बज़ाहिर बेज़रर दिखाई देने वाला मेहर खुदाबख्श अंदर से कितना गहरा, खतरनाक और ताकतवर शख्स है, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। साहिल पर खड़े होकर समुंदर के बारे में इतना इल्म तो जरूर होता है कि इसमें गहराई है, लेकिन कितनी गहराई है इस बारे में फकत अंदाजा ही किया जा सकता है।
समुंदर से अगर दोस्ती हो जाए तो वो बेतहाशा नवाज देता है, अपने सीने पर तैरने का इज़्न देने पर अपनी सारी वुसअत बख्श देता है। लेकिन अगर दुश्मनी पर उतर आए तो अपने अंदर उठने वाले तूफानों से मारकर यूं गुम कर देता है कि वजूद को जमीन ही नसीब नहीं होती। जसपाल के सवाल पर उसकी खामोशी से मेरे वजूद में तजस्सुस फूट पड़ा। तभी उसने बड़े धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ मेहर खुदा बख्श हूं और मेरे जिम्मे महज यहाँ की रखवाली है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रही ये बात कि मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूं, तो ये इस जदीद दौर में इतनी हैरत अंगेज बात नहीं, ये तो चंद जदीद आलात का मामूली सा खेल है। मैं समझा नहीं मेहर साहब। मैंने कहा तो मुझे एहसास हुआ मेरा लहजा लाशौरी तौर पर मुअद्दब हो गया है। उसकी शख्सियत ने मुझे अंदर से मुअद्दब कर दिया था। यार, जदीद दौर की इजाद ये आलात जैसे कंप्यूटर, अब इससे बंदा जो चाहे और जैसा चाहे फायदा ले ले। अब ये इस आले को इस्तेमाल करने की समझ बूझ और नीयत पर मुनहसिर है कि वो इससे क्या और कैसा फायदा हासिल कर सकता है। तो क्या यहाँ इंटरनेट भी है? जसपाल ने यूं सवाल किया जैसे वो हैरत की आखिरी हदों को छू रहा हो। इससे भी आगे की बहुत सारी चीजें, ये कहकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उसका लहजा बेहद हद तक दोस्ताना हो गया था। तभी जसपाल ने पूछा, मगर लगता नहीं है कि हो सकता है? उसके यूं कहने पर मेहर खुदाबख्श ने गहरी संजीदगी से कहा, ये जो इंसान है ना, ये होने और ना होने के दरमियान ही भटकता रह जाता है। होने को क्या नहीं हो सकता, इसे छोड़ो। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गोया हुआ, आज शाम तक तुम लोग मेरे गोपे पर आकर चाय पियोगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे किसी तरह यहां से जाने की इजाजत दी जाए। जसपाल ने तेजी से कहा, कहाँ जाओगे? मेहर खुदाबख्श ने पूछा। यही पाकिस्तान में किसी नजदीकी शहर में, वहां से मैं अपने सफारतखाने से राब्ता कर लूंगा। और ये कहते कहते वो रुक गया, फिर सांस लेकर धीमे लहजे में बोला, अब शायद मैं वापस पंजाब ना जा सकूं। ठीक है, लेकिन इसके लिए वही शर्तें हैं, कहो तो दोहरा दूं या तुम्हें याद है? मेहर खुदाबख्श ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं था। वो चंद लम्हे हमारे रद्देमल का इंतजार करता रहा, फिर उठते हुए कहने लगा, याद से आ जाना, तुम लोगों से मिलने के लिए कोई आ रहे हैं। हमसे मिलने के लिए यहां? मैंने चौंकते हुए कहा। मेरे जहन में एकदम ही से कई ख्याल रेंगे। मेहर खुदाबख्श ने मेरी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वापस जाने के लिए चल दिया। उसके दाएं जानब तानी और बाएं जानब खूबसूरत जिस्म वाला लड़का सरमद था। वो चले गए तो जसपाल ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा, यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी फोर्सेस के हवाले कर दिए जाएं? हमारा तो सारा कच्चा छट्टा इन्हें मालूम हो गया है। मेरे ख्याल में ये लोग यहाँ रह भी इसीलिए रहे हैं कि सरहदों की हिफाजत करें, या मुमकिन है ये कोई जराइम पेशा लोग हों और हमें। लेकिन मुझे नहीं लगता जसपाल कि ऐसे होगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें हवाले ही करना होता तो रात ही हम किसी वक्त उठा लिए जाते, इतनी मेहमान नवाजी ना होती। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। जमाल, मेरा ख्याल तो ये कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें जरा सी भी ऑफर करें तो तुम यहीं टिक जाओ, क्योंकि यहां से निकलने के बाद तुम सीधे जेल जाओगे। उसने तंजिया अंदाज में कहा। तुमने कौन सा हाला के घर चले जाना है? मैंने कहा तो वो हंस दिया। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा लगा। इस कदर नाजुक हालात में भी वो हंस रहा था, ये तो है। उसने सर हिलाते हुए कहा, देखो, कल जो शर्तें मेहर खुदाबख्श ने हमारे सामने रखी थी, वो दावा यूं ही नहीं था, और तुमने भी जो जवाब दिया था वो निरी मसलहत थी, दिल से नहीं कहा था। हम अपनी शिकस्त की जिल्लत से बचना चाह रहे थे, जो बहरहाल मैंने अपनी बेवकूफी से पाई। मैं जलील हुआ, ये बात तो सच है ना? मैंने इसकी तस्दीक चाही। हाँ, ये तो है, वक्त की नजाकत थी। उसने किसी हद तक संजीदगी से कहा। आज अगर उसने हमें सब कुछ बता दिया है तो इसका मतलब है
کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ہے. یوں ویرانے میں بیٹھ کر دنیا کے بارے میں خبر دینے والا عام سا بندہ نہیں ہو سکتا. کل میں نے بھی اس کے دعوے کو یوں ہی خیال کیا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہے کہ ہم مہر خدا بخش کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. میری بات اس نے بڑے غور سے سنی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھ، صرف معلومات کا حصول ایک الگ بات ہے. جدید دنیا میں بستی ہو یا ویرانہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ سیٹلائٹ فون ان ویرانوں میں کام آتے ہیں. اب انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت وسعت رکھتے ہیں. صرف معلومات سے مروب ہو جانا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. یار، انہیں معلوم ہو گیا نا کہ ہم کون ہیں. میں نے کہا، یہ تو ہے. اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. مجھے یقین ہے کہ ہم ان کی شرطیں پوری نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان شرطوں سے ہم خود انکار کر چکے ہیں. میں نے اسے یاد دلایا، یار، ہم ہاں بحث کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد مہر صاحب کے گوپے میں ہم سے کون ملنے آ رہا ہے؟ کوئی تیرے ہیں یا میرے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ ہنس دیا. چلو دیکھتے ہیں کون ہے، پھر اس کے بعد ہی یہاں سے نکلنے کی سوچیں گے. میں نے خود کلامی کے انداز سے کہا، گویا ہماری بات اس موضوع پر ختم ہو گئی. سپہر ہوتے ہی ہم مہر بخش کے گوپے کے سامنے تھے. ہمارے پہنچتے ہی سرمد باہر آیا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا. ہم ذرا سی اونچائی چڑھتے ہوئے گوپے کے دروازے تک پہنچے، پھر اندر داخل ہو گئے. سامنے ہی مہر خدا بخش کے ساتھ ایک بوڑھے سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. سر، داڑھی، مونچھیں، بھویں بھی سفید ہو چکی تھی، گلابی رنگ اور تیکھے نقوش. بڑی ساری سفید پگڑی میں سے لمبے بال کاندھوں تک جھول رہے تھے. انہوں نے سفید کرتا اور سفید ہی دھوتی پہنی ہوئی تھی. پاؤں میں مقامی خصہ پہنا ہوا تھا. جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا اور پھر ان کی نگاہ مجھ پر ٹک گئی. مہر خدا بخش نے مجھے ایک طرف پڑی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جسپال کو ایک پیڑے کی طرف. ہم بیٹھ گئے تو وہ بزرگ بولے، اچھا تو یہ ہیں وہ دونوں. پھر میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تجھے پتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیری ذات کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. اسکول میں استاد نے پوچھا تھا، تب میری ماں نے گجر لکھوایا تھا، پھر کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں واقعی، تجھے واقعی نہیں پتا تو کون ہے. تیری روح کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے تیری اپنی ذات کا ہی پتا نہیں چلا. انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا تو میں مؤدب لہجے میں بولا، تو آپ بتا دیں. تو کلندر ذات کا ہے. کلندر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو شکر گزاری کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ کر قرب الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ بھی ان کی خواہش کو رد نہیں کرتا. دوسرے وہ جو ذات کے کلندر ہوتے ہیں، ان کا پیشہ بندر، ریچھ اور کتے نچانا ہوتا ہے. تو جان لے کہ تو وہی ہے. اور یہ، انہوں نے جسپال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تیرا احسان چکانے تیرے ساتھ آیا ہے. تم دونوں نہیں جانتے، لیکن میں تمہاری 3 نسلیں دیکھ رہا ہوں. ہماری 3 نسلیں بابا جی؟ جسپال نے چونک کر پوچھا. ہاں پتر، 3 نسلیں. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم دونوں اپنا آپ تم دونوں پر واضح ہو جائے گا. کون کیا ہے یہ سب کھل جائے گا تم دونوں پر. انہوں نے جذب سے کہا، مگر میں کلندر، بندر، ریچھ اور کتے، یہ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا تو بولے، پتر تیرے پیدا ہوتے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ تو کیا ہوگا. یہ سفر ہے جو تجھے طے کرنا ہے. میری کوئی پیشن گوئی تجھے تیرے راستے سے نہیں ہٹا پائے گی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی راستے پر چلے گا جو متعین ہو چکا ہے. اور باقی رہی کلندر کی بات، کلندر کوئی محض روحانی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی کا نام ہے جس میں جو حال بھی ہو بس شکر گزاری ہے. اور جان لو، حضرت علی کرم اللہ وجہ
कलंदर आजम भी हैं। उनका तर्ज जिंदगी शुक्रगुजारी के आला तरीन मुकाम पर है। खैर, मेरी ये बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हमारी एक दफा फिर कहीं न कहीं मुलाकात होनी है, तब तुम्हें भी समझ आ गई होगी। वो मुलाकात बड़ी अहम होगी। क्या अब मुझे बंदर, रीछ और कुत्ते नचाना होंगे? मैंने पूछा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए, फिर बोले, ये तो तुझे नचाना होंगे, वरना तो तुझे खुद नाचता रह जाएगा। ये सारा कुछ क्यों है? ये जब हमारी अहम मुलाकात होगी ना, तब तुम पर खुल जाएगा। उस वक्त तक तुझे बहुत सारी अक्ल समझ भी आ चुकी होगी। उन्होंने ये कहा और फिर जसपाल की तरफ देखकर बोले, जिस तरह कोई दरिया में गोते खाता हुआ किसी अनजान किनारे पर जा लगे, तुम भी इसी तरह लुढ़कते हुए यहां तक आन पहुंचे हो। तुम दोनों का एक साथ यहां आना इत्तेफाक नहीं, वक्त हो गया था कि तुम दोनों को यहां लाया जाए। तुम दोनों कुछ वक्त यहां गुजारो, यही वक्त की आवाज है। कितना वक्त हमें यहां रहना होगा? मैंने तेजी से पूछा। जब तक तुम बछड़े को गिराकर ज़बा नहीं कर लेते। उसकी दावत खाओ और चले जाओ। उन्होंने गहरी संजीदगी से कहा तो हमारे दरमियान एकदम से खामोशी छा गई। इसके साथ ही ये पाठ अपने अख्ताम को पहुंचा।